एयरबस एयरक्राफ्ट्स के मुख्तलिफ पार्ट्स को इस बेलगा नामी कार्गो प्लेन में डालकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन सोचिए, जब बात आए दुनिया के सबसे बड़े पैसेंजर प्लेन एयरबस A380 की, तो उसके जॉइंट पार्ट्स को किसी भी एयरप्लेन की मदद से ट्रांसपोर्ट करना नामुमकिन है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा कार्गो प्लेन ही नहीं बना जो इस महलनुमा जहाज को अपने अंदर फिट कर सके। तो फिर पूरे यूरोप में बनने वाले A380 के पार्ट्स एयरबस की असेंबली यूनिट तक लाए कैसे जाते हैं? MHB ऑफिशियल टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, एयरबस एक यूरोपियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो हर साल 1000 जहाज बनाकर दुनिया भर की एयरलाइंस को डिलीवर करती है। हिसाब लगाया जाए तो यह दिन के 3 नए जहाज बनते हैं। मोर और लेस एयरबस को रोजाना 3 नए जहाज बनाने ही पड़ते हैं, जो एक नाकाबिले यकीन चैलेंज है। यह जहाज आखिर बनाए कैसे जाते हैं, यह तो एक अलग ही कहानी है। पर इन जहाज़ों के मुख्तलिफ हिस्से जो यूरोप के कोने कोने में बनते हैं, वह फ्रांस के शहर टोलूज़ तक कैसे पहुंचाए जाते हैं, जहां एयरबस का मेन असेंबली यूनिट मौजूद है। एयरबस का लॉजिस्टिक सिस्टम समंदर, दरिया, ज़मीन और आसमान को मिला के दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कहलाता है। इसके पार्ट्स यूरोप के अलग अलग मुल्कों में बनते हैं और फिर एक जगह जमा होकर एक बड़ा खूबसूरत जहाज़ बनता है। ये कोई मामूली काम नहीं है, बल्कि एक बेमिसाल कई दहाइयों की इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक्स की प्लानिंग का नतीजा है। 1960 के दौर में यूरोप के बड़े मुल्क जैसा कि फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूके ने मिलकर एक नया सपना देखा, अमेरिकन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर बोइंग का मुकाबला करना। उनका मकसद था एक ऐसी अलायंस बनाना जो बड़े कमर्शियल एयरप्लेन्स तैयार कर सके। लेकिन इस पार्टनरशिप का एक सबसे बड़ा मसला था। एयरबस की 11 प्रोडक्शन साइट्स यूरोप के अलग अलग मुल्कों में फैली हुई हैं। हर साइट की अपनी एक ख़ास एक्सपर्टीज़ है और हर जगह एक स्पेसिफिक सेक्शन तैयार होता है। मिसाल के तौर पर जर्मनी के हेम्बर्ग में टेल सेक्शन बनाए जाते हैं, फ्रांस के सेन नाज़र में सेंट्रल कंपार्टमेंट और नोज सेक्शन, इंग्लैंड के शहर ब्रॉटन में विंग्स, जबकि स्पेन के शहर कार्डिस में टेल बनने की फैक्ट्री मौजूद है। जब इन तमाम फैक्ट्रीज में जहाज के मुख्तलिफ पार्ट्स तैयार हो जाते हैं, तो अब शुरू होता है एक नया चैलेंज, क्योंकि फुटबॉल फील्ड जितने बड़े पार्ट्स फ्रांस के शहर टोलूस में भेजे जाते हैं, जहां एयरबस का असेंबली यूनिट मौजूद है। शुरुआत में जब एयरबस के जहाज़ों की डिमांड कम थी, तो उन्होंने ट्रक्स और शिप्स का इस्तेमाल किया। ये एक स्लो प्रोसेस था और पार्ट्स की डिलीवरी में महीनों लग जाते थे। लेकिन जब डिमांड बढ़ती गई, तो अब महीनों का इंतज़ार कंपनी की ग्रोथ में रुकावट बन बैठा, खास तौर पर जब उन्हें रोज़ाना 3 जहाज़ तैयार करने हो। इस मुश्किल को हल करने के लिए एयरबस ने एक नया और शानदार हल ढूंढ निकाला। आर्कटिक ओशन में एक व्हेल पाई जाती है जिसकी आवाज़ गूंजती है तो किसी गाने जैसी लगती है। इस व्हेल को बेलुगा व्हेल कहा जाता है। 1964 में एयरबस ने इस व्हेल की जिजामत से इंस्पायर होकर एक नया प्लेन बनाया और इसे बेलुगा का ही नाम दिया गया। इस प्लेन का मकसद सिर्फ और सिर्फ बड़े और भारी जहाज के पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना था। बेलुगा में वह खासियत मौजूद है जो एक आम कार्गो प्लेन में मौजूद नहीं होती। इसकी साइज और कैपेसिटी की बात की जाए तो बेलुगा 26 मीटर या 144 फुट लंबा है, यानी एक ओलंपिक स्विमिंग पूल की फुल लेंथ से भी लंबा। इसकी ऊंचाई 17 मीटर या 56 फुट है, जो इसको एक 7 स्टोरी बिल्डिंग जितना ऊंचा बनाता है। इसके अंदर का कार्गो स्पेस इतना है कि इसके अंदर 122 सुजुकी अल्टो आसानी से फिट आ सकती हैं। लोडिंग सिस्टम की बात की जाए तो इसकी सबसे खास बात इसका नोज सेक्शन है, जो किसी गाड़ी के बोनट की तरह ऊपर उठ जाता है। इसकी वजह से जहाज़ों के पार्ट्स की लोडिंग और अनलोडिंग का काम बहुत आसान हो जाता है। एक एयरबस A350 का विंग पेयर जिसकी लंबाई 32 मीटर्स होती है, बेलुगा के फ्यूजलाज में आसानी से फिट आ जाता है। इस एक विंग के जोड़े की कीमत 40 मिलियन यूरोस है, जो तकरीबन 400 करोड़ बनते हैं। इसीलिए लोडिंग के वक्त थोड़ा सा भी डैमेज हो जाए तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इसी वजह से इसकी हिफाजत के लिए हर कदम पर इंतहाई एहतियात बरती जाती है। स्पीड की बात की जाए तो जो पार्ट्स शिप्स या ट्रक्स कई महीनों में टोलूस पहुंचाते थे, अब बेलुगा वही पार्ट्स सिर्फ 2 घंटों में एक यूरोपियन साइड से दूसरी तक पहुंचा देता है। इस तेज रफ्तारी की वजह से एयरबस की असेंबली लाइन में कोई रुकावट नहीं आती। इस कामयाबी के बाद 2014 में एयरबस ने बेलगा का एक और बेहतर वर्जन भी बनाया, जिसका नाम बेलगा एक्सएल रखा गया। ये और भी ज़्यादा पार्ट्स और बड़े कंपोनेंट्स ले जाने की काबिलियत रखता है। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था,
लेकिन फिर 2004 में दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन एयरबस A380 लॉन्च हुआ। इसका फ्यूजलार्ज 8.4 मीटर्स ऊंचा और विंग्स की विड्थ फ्यूजलार्ज के पास 16 मीटर्स तक हो जाती है। अब मसला यह था कि बेलगा एक्सएल, जिसके कार्गो कंपार्टमेंट की ऊंचाई 7.5 मीटर्स है, न तो उसमें एयरबी A380 का फ्यूजलार्ज फिट आ सकता है और ना ही उसके विंग्स। और यहाँ आपको ये बात भी बताते चल कि फ्यूजलार्ज जो एक सिलेंडर जैसा होता है, उसे अलग अलग सेक्शंस में बनाना और जोड़ना आसान होता है, जबकि विंग्स को वन पीस में ही बनाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर फ्यूल टैंक भी होता है और हाइड्रोलिक लाइंस भी, और सबसे ज्यादा स्ट्रेस विंग्स पर ही पड़ता है। इसीलिए इसको वन पीस में ही बनाया जाता है ताकि कोई स्ट्रक्चरल वीकनेस और फ्यूल टैंक में लीकेज पैदा ना हो। इस नए A380 के कंपोनेंट्स को यूरोप के मुख्तलिफ पार्ट से टोलूस भेजने के लिए एयरबस ने पहले बेलगा डबल एक्सएल बनाने पर भी गौर किया, पर यहाँ बहुत सारे मसले थे। एक तो उन्हें बेलुगा को फिर से डिज़ाइन करना पड़ता और इंजन कैपेसिटी को भी बढ़ाना पड़ता, जिसमें अरबों यूरोस लग जाते, जबकि एयरबस A380 इतना बड़ा है कि इसको हर एयरलाइन ऑपरेट नहीं कर सकती, जिसकी वजह से इसकी डिमांड काफ़ी कम थी। तो सिर्फ कुछ एयरक्राफ्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एयरबस ने बेलगा डबल एक्सएल का आइडिया ड्रॉप कर दिया। अब एयरबस को एक नया तरीका ढूंढना था। अब यहाँ से शुरू होती है ज़मीन, दरिया और समंदर के रास्ते से गुजरने वाली सुपर कॉन्वॉय की कहानी। एयरबस ने खास तौर पर रोल ऑन रोल ऑफ शिप्स बनवाई ताकि बड़े और भारी पार्ट्स आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकें। इसमें पार्ट्स को व्हील्स की मदद से चलाकर लोड और अनलोड किया जाता है, तभी इन्हें रोल ऑन, रोल ऑफ या फिर रोरो शिप्स कहते हैं। इसमें एक शिप का नाम सिटी ऑफ हैम्बर्ग है जो 134 मीटर्स लंबा और 20 मीटर्स चौड़ा है, और इसका कार्गो स्पेस बेलगा एक्सएल से 5 गुना ज्यादा है। जर्मनी के हैम्बर्ग पोर्ट से एयरबस के बड़े बड़े सेक्शंस रोलिंग प्लेटफॉर्म्स पर सीधे शिप के अंदर चले जाते हैं। इस तरह केन्स की जरूरत भी नहीं पड़ती। यह शिप जर्मनी के हैम्बर्ग से फ्रांस के सेंट नाजर पोर्ट तक 1600 किमी का सफर तय करता है। यह सफर आसान नहीं होता क्योंकि नॉर्थ सी में तूफान और 5 मीटर तक ऊंची लहरें आना बहुत आम बात होती है, और सोएं अगर समंदर में हिलने की वजह से 400 करोड़ के विंग्स को जर्रा बराबर भी चोट पहुंच जाए तो कंपनी को पूरा विंग ही दोबारा से बनाना पड़ता है। इसलिए शिप के कैप्टन और क्रू हर 4 घंटे के बाद कार्गो की चेन्स चेक करते हैं और एक कैमरा 247 कार्गो पर नजर रखता है ताकि किसी किस्म के नुकसान की गुंजाइश ना बचे। फ्रांस के सैन नाजर पोर्ट पर पहुंचकर एक स्टॉप ओवर होता है और फिर वहां से पार्ट्स को उतारकर उन्हें खास डिजाइन किए गए बार्जेस पर लोड किया जाता है। यह बार्जेस पार्ट्स को गैरोन रिवर के रास्ते फ्रांस की सिटी बोर्डो तक ले जाते हैं। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा चैलेंज, क्योंकि गैरोन रिवर में पोन डिपियर ब्रिज मौजूद है जिसकी आर्चेस काफी छोटी हैं। यह 500 मीटर लंबा ब्रिज ईयर 1810 में कंस्ट्रक्ट किया गया था, जिसकी आर्चेस एग्जैक्टली एक साइज की नहीं है। इनमें से सिर्फ आर्च नंबर 9 की चौड़ाई 19 मीटर्स है, जहां से बार्जेस गुजर तो सकती हैं, लेकिन दोनों तरफ सिर्फ कुछ इंचेस का ही गैप होता है। चौड़ाई का मसला तो हल हो गया, पर आर्चेस की ऊंचाई पानी के लेवल पर डिपेंड करती है। गैरोन रिवर का यह हिस्सा बेशक अटलांटिक ओशन से 60 किमी दूर है, पर इसमें पानी का लेवल फिर भी ओशन की टाइज पर डिपेंड करता है। नॉर्मल हालात में यहाँ पानी का लेवल ज़्यादा होता है और बार्जेस का इन आर्चेस में से गुजरना मुमकिन नहीं होता, लेकिन हर 12 घंटे में कैप्टन के पास सिर्फ 3 मिनट की विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है जब टाइड कम हो जाती है। अगर वह यह अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं तो पूरा कॉन्वॉय 12 घंटे तक रुक जाता है और एयरबस का पूरा शेड्यूल डिले हो जाता है। इस मुश्किल को हल करने के लिए बार्जेस में एडजस्टेबल प्लेटफॉर्म्स लगाए गए थे ताकि उनको लो टाइड के दौरान भी आर्चेस से गुजरने में कोई मुश्किल पेश ना आए। यह लॉजिस्टिक्स का एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा थी। यहाँ तक तो आपने समंदर और रिवर के सफ़र के बारे में जाना। अब चलते हैं ज़मीनी सफ़र की तरफ, क्योंकि बोर्डो से टोलूज़ अभी भी 250 किमी दूर है। इस सफ़र का आगाज़ होता है 50 मीटर लंबे सुपर ट्रक से। हर ट्रक में 650 हॉर्स पावर का इंजन और 96 व्हील्स लगे होते हैं। एयरबस के पार्ट्स को टोलूज़ के असेंबली यूनिट तक इन्हीं सुपर ट्रक्स में पहुंचाया जाता है, पर यह काम किसी चैलेंज से कम नहीं है। रोड्स पर ट्रैफिक कम हो, इस वजह से पूरे कॉन्वॉय को सिर्फ रात के वक्त ही चलाया जाता है। रात के वक्त हाईवेज और शहरों की सड़कों को बंद कर दिया जाता है। 40 लोगों की एक टीम, जिसमें पुलिस, एस्कॉर्ट कार्स और इंजीनियर्स शामिल होते हैं, कॉन्वॉय के साथ होती है।
इस कॉन्वॉय का सबसे चैलेंजिंग पार्ट इन्हें छोटे शहरों के राउंड अबाउट्स और तंग कॉर्नर से गुजारने का होता है। एक विंग जो 15 मीटर्स तक ट्रक के पीछे से लटका हुआ हो, वो लैंप पोस्ट्स, दरख्तों और छतों से बस कुछ सेंटीमीटर्स ही दूर होता है। आखिरकार जब यह पार्ट्स टोलूस के असेंबली यूनिट पहुंच जाते हैं तो यहाँ के हाईटेक सिस्टम्स की बदौलत कुछ ही घंटों के अंदर उन्हें असेंबल कर दिया जाता है। A380 जो दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन है, इसके फ्यूज इलाज को जोड़ने के लिए 90,000 से ज्यादा रिवेट्स इस्तेमाल होती हैं और 4,000 से ज्यादा रिवेट्स विंग्स को फ्यूज लार्ज के साथ जोड़ने में। इंजन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटीरियर्स और पेंट के बाद जहाज अब डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। एक A380 को कंप्लीट होने में, यानी इसके मुख्तलिफ पार्ट्स बनने, इनकी ट्रांसपोर्टेशन और असेंबली में तकरीबन 9 महीने लगते हैं। आज तक एयरबस A380 के सिर्फ 200 उपकरण यूनिट्स ही बनाए गए हैं, क्योंकि इसको ऑपरेट करना भी हर एयरलाइन के बस की बात नहीं। हैरतअंगेज तौर पर इनमें से 50% यूनिट्स अकेले एमिरेट्स एयरलाइन के पास हैं। इस जहाज में 850 पैसेंजर्स एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं। इसका टेक ऑफ वेट लगभग 5,000 kg है, यानी इतना ही जितना 300 और SUV का कंबाइंड वजन होता है। कीमत की बात की जाए तो एक A380 445 मिलियन का है, जो कि RS 368 करोड़ बनते हैं। इस कीमत में बोइंग 737 जैसे 5 एयरक्राफ्ट्स खरीदे जा सकते हैं। अगली बार जब आप किसी एयरबस में ट्रैवल करेंगे तो यकीनन आपको पता होगा कि यह जहाज किस जोश और लगन के साथ टीम वर्क के जरिए बनाया गया और फिर कैसे इसे खतरों से खेलकर ट्रांसपोर्ट किया गया था। उम्मीद है MHB ऑफिशियल टीवी की यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।